अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं या मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, ये दोनों बातें हमें हुकूमती हलकों से ही मिलती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के आने के लिए राह हमवार की जा रही है, जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वो खुद आना ही नहीं चाहते, उन्हें हम लाएंगे। क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब, ज़रा देखिए। नवाज शरीफ अगर खुद जल्द वापस नहीं आते हैं तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल आखिर में हैं कि हमने वो तमाम जो कानून में सुकम थे वो 2 साल लगा के हमने काफ़ी हद तक बरतानिया के साथ मामला जो हैं वो हल कर लिए हैं। मैं अब भी आपको बता रहा हूँ, इन्होंने खुद वापस नहीं आना, इनको हम नहीं लेके आना। वज़ीर इत्तलात ने यह भी बताया कि बरतानिया के साथ कुछ जो कानूनी सुकम थे बाकी थे वो हल कर लिए गए हैं। यानी उन्होंने बताया कि मियाँ नवाज शरीफ अगर वापस नहीं आते तो हुकूमत ने उन्हें लाने की पूरी तैयारी कर ली। अब मियाँ नवाज शरीफ खुद आते हैं या फिर लाए जाते हैं, ये तो तय है कि मुस्तकबिल करीब में वो पाकिस्तान में होंगे। जब मियाँ साहब पाकिस्तान में होंगे तब सियासी मंजरनामा क्या होगा, वो अपनी सज़ा जेल में पूरी करेंगे या कोई रिहाई की सूरत पैदा की जाएगी, जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि उनके लिए राह हमवार की जा रही है। यकीनी तौर पर ज़ाहिर है उनका जो इशारा है अपनी हुकूमत की तरफ तो नहीं है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, जिनके साथ राब्तों की कहानी अब ज़बान ज़द आम है। राब्ते कहाँ हैं ये तो हतमी नहीं, लेकिन राब्तों के दावे ज़रूर किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ये मानती है कि उनके सर से हाथ नहीं हटाया गया और पीपल्स पार्टी के सरबराह कहते हैं कि उन्हें कोई सियासी हल निकालने के लिए कहा गया है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ ये इशारे दे रही है कि सारे मामला तय पा गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए उनकी सज़ा कैसे ख़त्म की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर एक मुजरिम को चौथी दफ़ा आपने वज़ीर आज़म बनाना है तो सारी जेलें खोल दें, बाकियों का क्या कसूर है। इसी मौजू पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज़ के, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, क्या वाकई अब महीनों की नहीं हफ्तों की बात रह गई है, दिनों की बात रह गई है कि नवाज शरीफ साहब कुछ अरसे में पाकिस्तान होंगे? कल जावेद लतीफ़ साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि अब ज़्यादा दूर नहीं है उनकी वापसी। ये इस हद तक तो बिल्कुल जावेद लतीफ़ साहब ने सही कहा है कि ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सियासी तौर पर तेज़ी से चेंज हो रही हैं पाकिस्तान में। एक तो सबसे पहला है कि इमरान खान की हुकूमत, उनका कितनी जल्दी तख्ता होगा ये तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ मतलब एक सबके लिए कि जी हफ्तों की बात है या महीनों की। ये भी लगता है शेख रशीद साहब की बात नहीं सुनी आपने, वो कहते हैं हमारे सर से हाथ हटा नहीं है। यहाँ पॉलिसियां 20 दिन के लिए नहीं 20 सालों के लिए बनती हैं। शेख 20 सालों मतलब शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर हैं और सबसे ज़्यादा अगर तस्हीक किसी की है इदारों की तो वो शेख रशीद करते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये हम अगर होते और हम ये कहते कि इदारों ने हमें रखने के लिए 20 साल की पॉलिसी बनाई भी है तो कॉन्ट्रडिक्शन भी आ जाता और आना भी चाहिए कि भाई किसने बनाई है पॉलिसी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंसर्न है और जो हम शोर में चाहते रहे हैं वो सही शोर में चाहते रहे ना, कि हमें वोट के जरिए नहीं निकाला गया, एक पॉलिसी के जरिए जो शेख रशीद खुद बता रहे हैं कि वो 20 साल के लिए बनाई गई है उसके तहत हमें निकाला था। और उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसको तो 4 साल हुए हैं। तो क्या PMLN को बाहर रखने के लिए 20 साल की पॉलिसी बनाई थी, इमरान खान को रखने के लिए हुकूमत में 20 साल के हो ही नहीं सकता कभी, इट डजंट मेक सेंस। और अगर बनाई भी गई होगी तो पाकिस्तान में जिस तरह से सूरत हाल चेंज हो रही है, और वो सूरत हाल क्यों चेंज हो रही है और उसका बिल्कुल नक्शा सबके सामने है। अभी जो KP के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने रिएक्ट किया है, ये तो सबने देख लिया ना कि उन्होंने रिएक्ट किया है। दिस इज अ गुड थिंग कि इसका मतलब है ये है कि इमरान खान को संजीदगी का एहसास है कि उनके हाथ से उनके पांवों के नीचे से उनकी पावर जा रही है और उसका मुजाहरा बार बार हो रहा था। KP वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन और जिसकी वजह से उन्होंने पूरी की पूरी तंजीम तोड़ दी। वो उनका मामला, उनकी पार्टी का मामला है कि वो क्या करते हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है किसी भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर के लिए कि इमरान खान महसूस कर रहे हैं कि बहुत सीरियस सिचुएशन है एंड ही हैज टू एक्ट। सिर्फ गलती ये है सीरियस सिचुएशन उन्हें इस तरह से लगती है ज़ुबैर साहब कि उन्हें गलतियां हुई हैं उनकी पार्टी से टिकट देने के मामले पर, कुछ महंगाई का भी हाल है। खौफ नवाज शरीफ के आने का नहीं है शायद, वो तो कह रहे हैं कि वो तो आना ही नहीं चाहते, हम उनको लेकर आएंगे। आज फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है।
फवाद चौधरी तो जो मर्जी आता है बोलते हैं। फवाद चौधरी क्या किसी से भी पूछ लें आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर से कि नवाज शरीफ पाकिस्तान अगर आएंगे तो वो इमरान खान की हुकूमत के लिए ज्यादा खतरा है या लंदन में बैठे ज्यादा खतरा है, सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नवाज शरीफ अगर वापस आएंगे तो एक ऐसी हलचल होगी, ऐसा माहौल चेंज होगा इन फेवर ऑफ नवाज शरीफ। उनके लिए तो कोई नुकसान नहीं है। कैसे माहौल चेंज होगा? वो आएंगे तो उन्हें सजा पूरी करने के लिए जेल जाना पड़ेगा। जी, ये जो फवाद चौधरी बोल रहे हैं और ये जो इमरान खान बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? अगर इनडिफरेंट होते, अगर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था तो ये चुप रहते। द फैक्ट, बिल्कुल जेल जाएंगे, जो कानून के हिसाब से जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे। इमरान खान मतलब वजीर आजम, मैं तो हैरान हूं कि उनका लेवल क्या है। वो कह रहे हैं कि चौथी दफा कैसे एक शख्स जिसको सजा हो चुकी है, डिस्क्वालिफाइड है, वो वजीर आजम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो कैसे बना सकते हैं? इलेक्शन कमीशन उनको लड़ने की भी नहीं इजाजत देगा जब तक कानून के तकाजे पूरे नहीं किए जाते। और ये उनको खतरा है इमरान खान को। जो खतरा है ना कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड और जिस चीज को वो डील कहते हैं, वो डील कोई भी नहीं है। सिर्फ ये है कि जी हमारे लिए जो मुश्किलात पैदा की जाती थी, चाहे वो कोर्ट के कचहरी के फैसले थे, चाहे वो इलेक्शन में वोट के हवाले से जो भी फैसले किए जाते थे, हम सिर्फ पहले दिन से यही मांगते हैं कि हमें इवन प्लेइंग फील्ड चाहिए। हम कोर्ट में निपट लेंगे। हमें पता है कि कोर्ट के केसेस कितने वीक हैं, हमें पता है कि कोर्ट के केसेस में इंशाल्लाह ताला फतह जो है नवाज शरीफ की होगी। कोई डील नहीं हो रही, उसकी वजह से कोई डील की बातें नहीं है, कोई डायलॉग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अयाज सादिक साहब ने जिस कॉन्फिडेंस से बात की कि मैं 20 तारीख को जाऊंगा, साथ लेकर आऊंगा, अब ज्यादा दिन नहीं है, दूर नहीं है, तो तासुर ये मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ बैकडोर चेंजिंग्स हो रही हैं, राब्ते चल रहे हैं, जो इतने कॉन्फिडेंस से सब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। क्योंकि जो इमरान खान के अपने मसाइल चल रहे हैं ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये दूसरी तरफ कोई डील हो रही है। इमरान खान की अपनी बेवकूफ़ियाँ, इमरान खान ने जो गलतियां की थी, जो इमरान खान ने वो ISPR की अनाउंसमेंट के बाद जो नोटिफिकेशन रोक के रख लिया था, वो गलतियों का मतलब वो समझते हैं कि चूंकि मेरे हालात अब वैसे नहीं रहे और उसकी वजह से इंटीरियर मिनिस्टर आके वजाहत करते हैं कि जी 20 साल के लिए पॉलिसी है, अभी हाथ नहीं उठाया गया और पता नहीं क्या क्या। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें किस चीज के लिए डील चाहिए? हालात खराब चल रहे हैं, ऐसा क्या आप लोगों ने महसूस किया है? जो शेख रशीद वगैरह बातें करते हैं उससे महसूस होता है, जो इमरान खान बातें करते हैं उससे महसूस होता है ना। किसको वजाहत देने की जरूरत होती है कि जी 20 साल के लिए पॉलिसी बनाई हुई है? क्यों वजाहत दे रहे हैं? अगर आप शेख रशीद से सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं, ये हमने कब मांगी है? हमने वजाहत मांगी है कि कितने साल के लिए पॉलिसी बनाई गई थी, तो वो तो एक 2+2 करके इंसान अंदाजा लगाते हैं ना। और इमरान खान कह रहे हैं कि उनको वापस लाने के लिए राह हमवार की जा रही है। किसकी तरफ इशारा देके कह रहे हैं? आपने खुद का एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वो तो उससे साफ पता चलता है कि उनके हालात कुछ थोड़े बहुत गड़बड़, और थोड़े बहुत गड़बड़ क्या हैं? सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको इतने साल सपोर्ट किया, वो आप जाने और आपका काम जाने। अगर आप में कैपेसिटी ही नहीं है, अगर आप निकम्मे इतने हैं कि आप फैसला साजी नहीं कर सकते हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट क्या कर सकती है? एस्टैब्लिशमेंट तो कोई भी हुकूमत वक्त होगी उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन उसकी पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं सपोर्ट करेगी। वो ये तो नहीं कर सकते कि जी कम वोट में हम आपका सहारा बनेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। सही। जुबैर साहब, पार्टी ने क्या मशवरा दिया है या पार्टी क्या सोचती है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए इन हालात में, जब ये जानते हों कि वापस आके फूलों के हार तो नहीं पहनेंगे, सीधा जेल जाएंगे? लेकिन अब वो तो जो मैंने कहा है ना, कानून के तकाजे जो भी हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, वो जो 184(3) जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसका एक नुक्ता उठाया और वो बड़ा फंडामेंटल है। और पाकिस्तान के लिए सिर्फ नवाज शरीफ के हवाले से नहीं, फ्यूचर के हवाले से उसमें जहांगीर तरीन मांगी है के हवाले से कि इसकी मुद्दत कम होनी चाहिए। तायात नाअहली नहीं, मुद्दत कम के अलावा कि जी एक देखिए कानून में एक बड़ी सिंपल सी चीज होती है, UN कन्वेंशन है जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, कि राइट ऑफ अपील जो है वो होनी चाहिए। राइट ऑफ अपील इसमें नहीं दी गई, ट्रायल हुआ ही नहीं था, सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए और वहां से डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। जबकि
नजर सानी की कौन सी अपील रिजेक्ट हो चुकी है? राइट ऑफ अपील ही नहीं था तो नजर सानी की अपील कौन सी? देखे ना, एक होता है ट्रायल होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में आता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है। ये तमाम मराहिल होते हैं ना, जो एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी वजीर आजम हो या सदर हो, सबको कानून के सामने खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको वही कानून के तहत एडवांटेज या डिसएडवांटेज होना चाहिए जिस तरह से मुझे या आपको है, या जिस तरह 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए है। अब एक तरफ तो जिस तरह अभी पेंडोरा लीक आई थी, 3 महीने हो चुके ना उसको आए थे, उसमें ऑफशोर कंपनियों का जिक्र था ना, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो तो मसला ही नहीं था, वो कानून मसला था ही नहीं, नवाज शरीफ मसला था। बाकी जो 449 या 440 थे ऑफशोर कंपनीज के, नवाज शरीफ को तो नाम तक नहीं था। सही। और नवाज शरीफ को तो पनामा में के केस में तो सजा ही नहीं हुई है। तो आप ये खुद सोचें कि किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई थी। अब उसका हम जाहिर तमाम कानूनी तकाज़े हम अपनी एफर्ट करेंगे। एक वक्त होता है और माहौल होता है जब आप समझते हैं कि इस वक्त तो जुबैर साहब जो उनके इलाज का मामला है ऐसा है कि हम समझते अगर बहुत जल्द है कि अब पाकिस्तान आने वाले हैं नवाज शरीफ साहब, तो हमें तो यही पता है कि वो इलाज के लिए गए थे, तो फिर कोविड आ गया, उनका इलाज हो नहीं सका, उनकी सर्जरी होनी थी, सर्जरी उनकी हो नहीं सकी, तो फिर इलाज को पीछे रखकर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए, अपनी पार्टी के लिए अब इलाज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या? देखिए ना, इलाज तो वो उनका जो भी डॉक्टर के मुताबिक वो जो भी वो करते हैं, ही इज अंडरगोइंग दैट थिंग। दो चीजें हैं, एक इंसान, नवाज शरीफ कोई आम इंसान नहीं है, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर और उनका एक साथ है, लेकिन ही हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन द फ्यूचर पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान। अब एक ऐसे मराहिल में फैसला कुन मरहला होता है जब एक इतने बड़े लीडर को फैसला करना पड़ता है कि अपनी जात से हटके वो क्या फैसला करते हैं, अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में, मुल्क के इंटरेस्ट में। और हम समझते हैं कि वो जब उनको ये महसूस होगा और पार्टी की लीडरशिप ये महसूस करेगी कि नाउ इज द टाइम कि वो वापस आएं, वो बिल्कुल वापस आएंगे, चाहे उनको वो मेडिकल तौर पर वो काबिल ना भी हों। क्योंकि इससे पहले भी जब एक वक्त था जुलाई 2018 में, तो उस वक्त भी वो वापस आए थे, जेल जाने के लिए वापस आए थे। सो जेल इज नॉट एन इशू, सो जेल से वो डरते भी नहीं है। लेकिन ये जरूर हम डिमांड करेंगे कि जी अगर वो जेल जाएंगे तो उनके जी 2023 के इंतखाबात में नून लीग के अंदर कितने कैंडिडेट हैं वजीर आजम के ओहदे के लिए, कितने उम्मीदवार हैं? 2023 कहाँ आप पहुंच गई हैं? अभी तो महीनों की बात हो रही है, आप 2023 की बात कर रही हैं। पार्टी में कोई ज़ाहिर है मुशावरत चलती है, बात इमरान खान एक तो चीज तय है कि पीटीआई तो नहीं आ रही। इमरान खान इज हिस्ट्री, उन्होंने जो खेलना था अपनी इनिंग्स खेल ली, फेल हो गए, रन चेज नहीं कर सके, जो भी है, ये पीटीआई तो नहीं आ रही। ठीक है, अब एक ही पार्टी है जो कि मुल्कगीर, जिसको सबसे ज्यादा चांस है, मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ को तो ताहयात नाअहली है कि 10 साल की सजा है, वो काटनी तो है, नाअहल है। हम भी तो यही कह रहे हैं। मैं इमरान खान वाली बात नहीं कर रहा ना, मैंने आपको कितनी दफा कहा, कानून के तमाम तकाजे, भाई अगर वो एलिजिबल होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए तो वो लड़ेंगे। ऑप्शन भी तो कोई किसी चीज का नाम है कि नहीं सुबैर साहब, ऑप्शन में भी तो कुछ होना चाहिए ना, बैकएंड पे भी तो कुछ होना चाहिए ना। वो एक खिलाड़ी अनफिट होता है तो उसके पीछे कितने खिलाड़ी होते हैं? PMLN के हवाले से बिल्कुल सही बात है। आप और आपके जैसे दूसरे एनालिस्ट और एंकर्स वगैरह सब कहते थे कि ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कि जिसमें कोई ऑप्शंस ही नहीं होते। अब ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जी PMLN में कौन होगा, अगर PMLN जीतती है कि कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब ये है कि PMLN ने इस किस्म की जमहूरियत की है कि जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन है। मियां नवाज शरीफ ऑप्शन है, और उसके बाद आजकल जो पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट हैं मियां शहबाज शरीफ हैं। ऑप्शन क्या मतलब, अब ये तो देखे ना, मियां नवाज शरीफ ने फैसला करना है, प्रोग्राम में कह रहे थे मैं भी हो सकता हूं।
शाहिद खान अब्बासी भी हो सकते हैं, हमें कोई डॉक्टर ने मना तो नहीं किया, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम भी हो सकते हैं। हाँ, तो नहीं मना किया तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जेन्युइनली देखें, वर्कर्स से अगर आप पूछेंगे कि वो किसको देखना चाहते हैं तो वो मियां नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं। अल्लाह करे वो एलिजिबल हों, और अगर वो नहीं होंगे तो फिर देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब आपका। आमिर अब्बास साहब, आप भी देख रहे हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से नवाज शरीफ की वापसी को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी क़यास-आराइयाँ हो रही हैं। नून लीग वाले तो कहते हैं कि अब ये महीनों की नहीं हफ्तों की बात रह गई है कि नवाज शरीफ मुल्क में वापस आएंगे, लेकिन कानूनी तौर पर क्या उनके पास ऑप्शन है? वो आते ही जेल में जाएंगे? आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि खुद तो आएंगे नहीं, हमें इनको लाना पड़ेगा, हमारी तैयारी हो चुकी है, जो कानूनी सुकम थे वो दूर किए जा चुके हैं। बड़ी कन्फ्यूजन सी है कि वो आएंगे सीधा जेल जाएंगे, अगर नहीं आते तो हुकूमत वाकई क्या सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर चुकी है? क्योंकि हम तो पिछले 2 साल से सुन रहे हैं हुकूमत उनको ला रही है, लेकिन कुछ होता नहीं है। देखिए शाजिया, कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, और वो अनसर्टेनिटी उनके अपने पार्ट पे है कि क्या वो बरतानिया में अपना स्टे एक्सटेंड करवा सकेंगे या नहीं। अगर तो वो स्टे एक्सटेंड करवा लेते हैं तो फिर वो बीमारी के इलाज के बाद आएंगे, जो गुज़श्ता 3 साल से वो इलाज करा रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा और उसके बाद आएंगे। बट इन केस ऑफ फेलियर, जो कि मैं समझता हूं कि जो बरतानवी कवानीन है उसमें अभी भी उनके पास इसके बाद एक और फोरम है, फिर आगे जाना है, 6 महीने साल, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं वहां के स्टे अगर ये एक्सटेंशन नहीं होती देन व्हाट? देन ही कैन फाइल अनदर अपील। जैसे यहाँ हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, तो इस ट्रिब्यूनल के बाद ऊपर की अदालत में चले जाएंगे, और वहां भी 5-6 माह उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर खुद से आने का फैसला करते हैं तो ये ऑब्वियस है कि वो आते ही सीधा जेल जाएंगे। देखिए, अगर तो वो खुद से आते हैं तो ये ज़हन में रखिए कि वो एक एब्सकॉन्डर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें मफरूल करार दे चुका है द मोमेंट ही लैंड्स, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपनी अपील में एब्सकॉन्ड किया हुआ है, उन्होंने जो उनको जमानत मिली थी उसको भी जंप कर चुके हैं वो। तो द मोमेंट ही लैंड्स, उन्हें कोई बेल बिफोर की गुंजाइश नहीं, या इंटरम या वो ट्रांजिटरी बेल जिसको हम कहते हैं वो भी नहीं मिलेगा। ही हैज टू बी अरेस्टेड, वो अरेस्ट होंगे, और फिर उनके केस जब तक चलता है तो नहली खत्म हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि ताहयात नाअहली इसकी तशरीह की जाए, इसकी मुद्दत को देखा जाए। ये सिर्फ ये नहीं कि बेनिफिशरी सिर्फ उसके नवाज शरीफ होंगे, मुस्तकबिल में भी इन मामलात को देखने के लिए ये अपील दायर की गई। तो क्या ताहयात नाअहली भी खत्म हो सकती है? देखिए, अब आर्टिकल 62 की बात हो रही है। अब आर्टिकल 62 को देखा जाए तो उसमें इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई, परपेचुअल है कि ताहयात है। जब मियां साहब की पहले भी ये केस चला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें एक इशू डिस्कस हो चुका है, और उसमें जब तक के आइन में तरमीम नहीं होती, इसकी इंटरप्रिटेशन सिर्फ आइन कर सकता है कि जनाब अगर नाअहली होती है तो सादिक और अमीन नहीं रहते तो वो 10 साल के लिए होंगे, 8 साल के लिए होंगे, 5 साल के लिए होंगे। तो अल्टीमेटली जो मुझे नजर आ रहा है कि ये पिटीशन अगर आती भी तो है, तो सुप्रीम कोर्ट वही जो पहले का पॉइंट था कि जनाब इसको पार्लियामेंट में ले जाइए, ये पार्लियामेंट का एक इशू है, पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है कि जनाब आइन में अमेंडमेंट करनी है या नहीं। तो मौजूदा जो आइन की शक्ल है उसमें मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा ये रिलीफ ले पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट अब कहेगी जी 5 साल है या 8 साल है, क्योंकि मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये राइट नहीं है कि वो कोई टाइम फिगर बताए। वो ये तो कह सकती है या गलत है, अदरवाइज टाइम देना बड़ा मुश्किल काम है। और सजा भी उनकी 10 साल के लिए है, तो अगर कानूनी तौर पर वो मजीद इसको परसू करते हैं, अपील में जाते हैं, तो ये भी कम हो सकती है। देखिए, अपील में ये नाअहली कम नहीं होगी। अपील में 2 चीजें होंगी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो देखेगा कि जनाब नीचे की जो अदालत ने इन्हें सजा दी थी
उसमें तो इन्होंने तमाम शवाहिद दे दिए थे, इन्होंने तो मनी ट्रायल भी दे दिया था, इन्होंने तो बैंक रिसीट्स भी दे दी थी, इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम भी दे दी थी, और उस अदालत ने उन डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर ही नहीं किया। तो ऐसी सूरत हाल में तो ये बरी हो जाएंगे, एक्विट हो जाएंगे, इनकी नाअहली वो 10 साल वाली खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इस्लामाबाद कहती है कि आज भी वो इनका कतरी खत जीरो है, आज भी इनकी और ट्रस्ट डीड की कोई हैसियत नहीं, और ये किसी भी किस्म का कोई अपना मनी ट्रेल या सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता, मतलब कि ये अपील में जा सकते हैं, अपील का राइट है? नहीं, अपील इनकी डिसमिस हो चुकी है। एक चीज ज़हन में रखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इन्होंने अपील की थी वो डिसमिस होगी। यही बात मैं जुबैर साहब से कह रही थी कि आप लोगों ने अपील की थी नजरसानी की, तो वो कह रहे थे कौन सी अपील? नहीं, मैं बता देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ की अपनी कन्विक्शन के खिलाफ जो 10 साल की सजा हुई है उसकी अपील चली, उसी अपील में उनको एब्सकॉन्ड करार दिया गया, और फिर जब उनसे एब्सकॉन्ड करके तो उन्होंने उस अपील को डिसमिस कर दिया कि ये चूंकि मफरूर है और किसी मफरूर शख्स को राइट नहीं है अपील का। हाँ, एक कुछ कहा गया कि अगर ये वापस आते हैं तो फिर ये दरखास्त देके अगर अदालत को ये सर्टिफाई कर लेते हैं कि जनाब मेरी तो ये बीमारी थी या कोविड की वजह थी, मैं ट्रेवल नहीं कर सकता था, तो फिर मैरिट्स पे भी उस अपील को अदालत की सवाबदीद होगी कि सुने। अदर इनकी जो ऑप्शंस थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद ये उस फैसले को चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट जाते, वो भी ये अपना राइट हो चुके हैं, टाइम बार्ड हो चुके। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून राजा आमिर मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आजकल मिनी बजट की आमद है और मुमकिन तौर पर आवाम की शामद है। कल मिनी बजट के जरिए आवाम पर 350 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान है, और ये टैक्सेस लगाना पाकिस्तान पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की शराइत में से एक है। ये मिनी बजट एक ऐसे वक्त में लाया जा रहा है जिस वक्त महंगाई को लेकर तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है ये आवाम में कमज़ोर पड़ती जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये KPK में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें तहरीक इंसाफ की हार हुई, उस हार के बाद तस्लीम भी किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से। माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान IMF के पास किसी सूरत ना जाने का एक बयानिया रखते थे, लेकिन आज IMF के पास जाना एक ज़रूरत ही नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर IMF के पास जाना है तो उसकी शराइत भी मानना पड़ेंगी। क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब, ज़रा देखिए। जो नवाज शरीफ और जरदारी पाकिस्तान के साथ कर गए हैं, देखिए ना हमारे पास ऑप्शंस हैं। या तो आप कहते हैं IMF नहीं लेते तो फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब जब आपने IMF में जाना है, उसमें ये जो मैं देखता हूँ ये शहबाज शरीफ और ये सारे बातें कर रहे हैं, अपोजिशन से पूछे ना, अल्टरनेटिव दे दें हमें, कहें IMF के पास नहीं जाएं और आप लोग ये कर लें, वो कंसिडर कर लेते हैं। हुकूमत मिनी बजट लाने के लिए नाज़रीन कमर कस चुकी है, जबकि ऑपोजिशन मिनी बजट रोकने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। नून लीग रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मिनी बजट पर बहस होनी चाहिए, इजाफी टैक्सेस लगेंगे और उधार भी लेना पड़ेगा। क्या कहते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, ज़रा देखिए। बजट है उस पर डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में, क्योंकि ये हर पाकिस्तानी को इम्पैक्ट करेगा। 400-500 अरब डॉलर के इजाफी टैक्सेस हैं और इजाफी बोरोइंग भी करनी पड़ेगी, तो ये बहुत सीरियस मामला है। तो अगर यहाँ पर डिबेट ना हुई तो फिर इसका एहतजाज भी होगा, जो एहतजाज भी करेंगे। मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है। हुकूमत मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद ना करे। अगर मिनी बजट मंजूर हुआ तो महंगाई का बदतरीन तूफान आने का इम्कान है। नाज़रीन, अब बात यह है कि अपोजिशन मिनी बजट रोकने के लिए बड़े बड़े बयान तो दे रही है, मगर अपोजिशन की अगर अमली सियासत को देखें तो बजट तो दूर, किसी बिल को भी रोकने में अपोजिशन कामयाब नहीं हुई। हुकूमत ने बजट पास करना हो, इंतखाबी तरमीम का बिल पास करना हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना हो, चेयरमैन नैब तरमीमी बिल पास करना हो, हुकूमत बासानी कवानीन बना लेती है, बिल भी पास करा लेती है। ऑपोजिशन तो इंदिया दे रही है कि मिनी बजट को पास नहीं होने देंगे, लेकिन सवाल ये कि आपके पास क्या तरीका है, आप रोकेंगे कैसे, जबकि हुकूमत मिनी बजट में अरबों रुपए के नए टैक्सेस लगाकर आइंदा इंतखाबात में आवाम के पास वोट मांगने कैसे जाएगी। इसी पर मुझे बात करनी है।
मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, क्या दूसरा ऑप्शन नहीं था मिनी बजट के अलावा आप लोगों के पास, या IMF की शराइत में से ही एक ये शर्त है कि अगर आप मिनी बजट नहीं लेके आते तो हमें $1 अरब की किस्त नहीं मिलती? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। पहले दिन से अगर पाकिस्तान उस रास्ते पे चलता जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया था, तो शायद हमें कभी भी IMF के पास ना जाना पड़ता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सन 48 में स्पीच की थी, जिसमें उन्होंने फरमाया था कैटेगोरिकली कि आई शैल वॉच विद कीननेस द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन एस्टैब्लिशिंग द बैंकिंग प्रिंसिपल इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल इकनॉमिक जस्टिस लाइफ। तो रास्ता तो वही था। उस स्पीच में वो ये भी कहते हैं कि जो वेस्टर्न इकनॉमिक सिस्टम है, इट हैज़ गिवन नथिंग टू द वर्ल्ड बट 2 वर्ल्ड वॉर्स। तो हमने उस पर काम नहीं किया, और फिर हमारी अपनी करप्शन जो हुई इस मुल्क में, तो बदकिस्मती से वही हुआ जो होना था। वो जो कहते हैं ना कि कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि फाका मस्ती लाएगी रंग एक दिन, वही हुआ कि पाकिस्तान को बार बार IMF की तरफ जो है वो जाना पड़ा। अब जब आप IMF से हेल्प लेने जाते हैं तो फिर ज़ाहिर आपने शराइत जो है वो पूरी उनकी करनी है। लेकिन इस बात का इदराक इमरान खान साहब को जरूर है, इक़्तिदार में आने से पहले नहीं था, जो हमेशा हर जलसे में हर बार खड़े होकर यही कहते थे कि हम कशकोल नहीं उठाएंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। इसका मतलब सारी बातों का इदराक आपको नहीं था, इक़्तिदार में आए तो पता चला कि वाकई बड़ी महंगाई है। अच्छा, इसके देखिए मैं आपको पॉलिटिकल भी जवाब देता हूँ और टेक्निकल भी। लेकिन पॉलिटिकल तो ये है कि कोई भी अपोजिशन रहनुमा जब तक अभी तक हुकूमत में ना आया हो, वो आपको अवाम के सामने ये तो नहीं कहेगा ना कि हम आपको IMF में लेके जाएंगे, वो तो उसके खिलाफ ही बात करेगा। और इमरान खान साहब उसके खिलाफ थे भी और उसके खिलाफ हैं भी। लेकिन आप ये सवाल उनसे ज़रूर कीजिए जिनकी वजह से हमें जाना पड़ा। 2018 में हमारी हुकूमत आई और पहले 3-4.5 महीने के बाद हमें जाना पड़ा। अगर तो पहले 3 साल हमें ना जाना पड़ा होता, इसका मतलब है कि हमें एक तगड़ी मईशत मिली है जिसकी वजह से हम नहीं गए, और 3.5 साल बाद अगर हम अभी जा रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि हमने गलत किया। लेकिन अगर पहले 3.5 महीने में गए, इसका मतलब है कि माजी के 5 साल मियाँ साहब के और उससे पहले 5 साल मोहतरम जरदारी साहब के वो ऐसे गुजरे हैं कि मईशत उस हालत में नहीं छोड़ के गए जिसकी वजह से आप बगैर IMF जाए बगैर आप अपनी मईशत को चला सकते। तो ये तो सवाल बुनियादी तौर पर उनसे बनता है कि आप ऐसा क्या करके गए कि एक नई हुकूमत को पहले 4 महीने के अंदर ही IMF के पास जो है वो जाना पड़ा। अब आखिरी बात देखें, अगर आप IMF के पास हैं तो आपने उनकी कुछ शराइत माननी होंगी। दूसरी बात, इमरान खान साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इस IMF प्रोग्राम से निकलने के बाद पाकिस्तान को दोबारा ना जाना पड़े। ये बात मैं दबांगी दोहल कहना चाहता हूं कि अगर इस बार हम अपनी परफॉर्मेंस, ये मेरा नुक्ता ले लें, ये बड़ा अहम है, इसको संभाल के रख लें, फिर बाद में चलाइएगा चंद साल बाद जब भी हमारी हुकूमत हो या किसी और की, कि अगर हम अपना मंसूबा वो कामयाबी से चला लेते हैं, जो हमारे अहदाफ हैं वो हम पूरे कर लेते हैं, IMF के प्रोग्राम से हम बखैर खूबी निकल भी आते हैं, उसके बाद अगर किसी दूसरी हुकूमत को फौरी जाना पड़े, इसका मतलब है कि हमने फिर जो है सारा मिसमैनेज किया। लेकिन इस वक्त आपको बहरहाल IMF प्रोग्राम में उनके प्रोग्राम के मुताबिक जाना है, ताकि मुल्क को हम एक माशी बहरान से बहुत हद तक निकाल चुके हैं, मजीद उसको निकाल। क्या आप लोगों को इस बात की रियलाइजेशन है कि IMF की शराइत मानते मानते, उनको राजी करते करते आप लोगों ने आवाम को मायूस कर दिया, और इसका बड़ा खुली आपको जो है ना वो नज़र आया है। सबूत इसका कह लें KPK के बल्दियाती इंतखाबात, जिसमें आप लोगों ने खुद कहा, आप वज़रा ने खुद कहा कि महंगाई की वजह से जो है वो हमें ये देखना पड़ा, अवाम हमसे नाराज़ हैं महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। तो अब 1-2 रास्ते हैं ना आप लोगों के पास। आप लोगों ने IMF को तो खुश कर दिया, जनरल इंतखाबात में कोई ज़्यादा देर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप लोग क्या लेकर जाएंगे अवाम के पास? क्या आप लोगों को वोट मिलेंगे? वही हाल होगा जो KPK में बल्दियाती इंतखाबात में हुआ। 2 बातें हैं। एक तो ये IMF को खुश करने वाली बात से तो मैं यकसर इनकारी हूं। कोई IMF को ना खुश करने बैठा है, ना उनको हमसे खुश होना है, ना हमने उनको खुश करना है। इट्स बेसिकली 1 + 1 = 2। IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक बड़ा इदारा है जो हम जैसे मुल्कों की हेल्प करता है, और वो देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, जिस तरह अमेरिकन कहते हैं। अगर आपने उनसे उधार ली है रकम तो आपने उनकी शराइत माननी है,
ठीक है जी। तो अगर हम IMF के पास गए हैं तो खुश करने या कराने की बात नहीं है, आपने उनसे उधार रकम ली है, आपने उनको कुछ शराइत माननी है। जहां तक अवाम का ताल्लुक है तो अवाम को इस बात का इदराक है कि खाली खजाना इमरान खान साहब को मिला है, उसको चलाने के लिए उनको हंगामी इकदाम लेने पड़े। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन का ताल्लुक है, उस पर मैं 2 बातें करूंगा। जो मिनिस्टर ये कहता है कि महंगाई की वजह से हारे, सिर्फ महंगाई की वजह से, मेरे ख्याल में उसको खैबर पख्तूनख्वा की सियासत की डायनामिक्स का नहीं पता। मैंने अलबत्ता ये बात की है, चूंकि मेरा ताल्लुक उस इलाके से है, कि मेन रीजन टिकटिंग है, टिकटों का गलत देना मेन रीजन है। साथ में महंगाई वाला इशू भी प्ले कर गया। देखें, महंगाई बहुत सी जगहों से हम जीते भी हैं, सेकंड बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आए हैं। 8 लाख हमारे वोट हैं, 8 लाख प्लस जो है जमीयत के वोट हैं। सिर्फ अगर टिकटें हम सही दे देते तो एक हल्के में हमारे 2-3 बंदे मौलाना साहब ने क्या किया KPK में, आप देखिए पिछले 8 सालों से पिछले आप लोग वहां पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर 8 लाख वोट मौलाना को पड़ा है, जमीयत को पड़ा है, तो ये सारा आप लोगों की नाराजगी का वोट तो वोट नहीं है क्या? उन्होंने ऐसा क्या किया पिछले 8 सालों में कि जो इतना वोट कन्वर्ट होकर उधर चला गया? ये भी तो सोचने वाली बात है। देखिए, मैं नहीं समझता कि उनका कोई वोट बैंक बहुत बड़ा है और ना हमारा वोट बैंक घटा है। असल में हुआ यह है कि एक जमात से जब एक हल्के में एक से ज्यादा बंदे खड़े होते हैं, 2 या 3, आपका वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप देख लें कि हमारी जमात के अपने लोग जो खड़े हुए, उनके इंडिपेंडेंट्स का वोट निकाल के ऐड करें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं अपने हल्के की बात करता हूं, मैं ये तो नहीं कहता कि टिकट किसने दिया, किस तरह दिया, वो बातें चली गई, पुरानी बातें हैं, ना कभी मैंने बात की है ना मैं करूंगा। सिर्फ ये कहूंगा कि मैं तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी में नहीं था, लेकिन ये मैं आपको फिगर से बता देता हूं कि वहां पे जमीयत उलमा इस्लाम का वोट बैंक वहीं खड़ा है जो 2013 में था। 2013 में मेरा विनिंग वोट था 46, इनका तकरीबन 40 के करीब था। अब इतने साल बाद हमारा PTI का 60 को टच किया है। इस दफा 2018 में 58,000 के करीब हमारा PTI का मेरे हल्के में आया है, उनका वहीं 45 पे खड़ा है। इसका मतलब है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मर्दान में या और जगहों पे उसमें थोड़े बहुत मसाइल आए। अगर टिकट ऐसे लोगों को दिए जाते जिनका पार्टी से कम से कम 2-3-4 से एक्टिव ताल्लुक अगर किसी का फर्ज करें 20 साल से है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, तो बहुत सी जगहों में हमारे पेशावर वैली में, सवाबी एरिया में या चारसदे एरिया में या आपका DI खान रीजन में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां ऐसे हकदार कारकुन थे कि अगर उनको मिलता, बेशक वो गरीब थे, तो वो उसको जीत जाते। अब यहां पे इमरान खान साहब ने फिर इस पे एक्शन लिया है और पूरा उन्होंने उसमें चेंज की है। अच्छा, हमारी पार्टी है उसमें, क्योंकि अगले फेज के लिए हम बेहतर टिकट दे सकें और पंजाब का जो इलेक्शन है उसको भी हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। मैं समझता हूं इमरान खान साहब ने मुनासिब वक्त पे फैसला किया है और पार्टी को जो मरकजी लेवल पे उन्होंने दिया है, तो पुराने कारकुनों को, असद उमर साहब जैसे लोगों को उन्होंने पार्टी हाथ में दी है, जो ओल्ड फेसेस हैं PTI के, जेन्युइन फेसेस हैं। आपको याद होगा 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आई थी। बहुत से माहिरीन से बात होती है, वो यही बात करते हैं कि अगर उस एमनेस्टी स्कीम पर मुकम्मल तौर पर अमल होता, जो चोरी का पैसा है उनमें से टैक्सेस दिए जाते। आप लोगों ने इसीलिए बनाई थी ना, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। इस पर बड़ी तनकीद भी हुई थी, लेकिन एक अच्छी पॉलिसी थी आप लोगों की। अब अगर आप लोग उसी पॉलिसी पर अमल कर लेते, टैक्स एमनेस्टी स्कीम कामयाब हो जाती, तो माहिरीन कहते हैं कि 900 अरब का टैक्स आप लोग इकट्ठा, 900 अरब रुपए आप लोग पैसा इकट्ठा कर सकते, तो आपको मिनी बजट लाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, आप लोगों को IMF की तरफ देखना ही ना पड़ता। जिससे आप लोगों पर तनकीद ये होती है कि शायद आप लोग बड़े लोगों पर हाथ डालना ही नहीं चाहते हैं। करप्शन को ख़त्म करने की तो बात आप लोग करते हैं, इसी एमनेस्टी स्कीम पर अमल दरामद ना होने से पता चलता है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया बड़े लोगों से टैक्स को इकट्ठा करने के लिए, पैसा रिकवर करने के लिए। देखिए, बड़े लोगों पे हाथ डालना तो कोई इमरान खान साहब से सीखे कि उन्होंने अपनी हुकूमत में हाथ ही बड़े लोगों पे डाला है, कि चाहे अपने हों चाहे पराए हों। लेकिन मैं एक बात और भी करूं, नॉट एज ए PTI वर्कर, एज आम पाकिस्तानी, कि अगर हमने अपने मुल्क को उस दलदल से निकालना है जिसमें हम 1990s के बाद से डेकेड्स ऑफ डार्कनेस में रहे, तो हमें फिर सब कौम को ये तहिया करना है कि बंदा हमें मिल गया, बनने का नाम इमरान खान साहब है, वो अकेला कामयाब नहीं होगा, पूरी कौम उसके साथ खड़ी होगी, मुश्किलात से गुजरेगी, तो ये कौम एक कौम बनेगी, दुनिया में हमारा एक नाम होगा और हम इस माशी दलदल, सूद के चक्कर और इस घन चक्कर, कर्जों के घन चक्कर से निकलेंगे। अदरवाइज देखें उनके पास क्या है, जो पिछले लूट खसूट करके तबाह करके गए हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन है? अगर होता तो 3 बार दे देते। 3 बार मियाँ साहब की हुकूमत गुजरी है, आखिर में पाकिस्तान की हालत करके गए कि 30 दिन का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था। और मियाँ जरदारी साहब की हम क्या बात करें, अल्लाह उनको इज्जत दे, लेकिन उनकी हुकूमत की ईमानदारी की दास्तानें तो स्विस अकाउंट्स तक पहुंची हुई हैं, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है ना जी।
या हमने फाइट करना है, या इस माफियाज को हमने टक्कर लेके उनको जमी बोस करना है, या फिर माफिया को मौका देना है कि इमरान खान साहब की शक्ल में जो एक मौका इस कौम को मिला है वो मौका आप जाया करना है। चले जाए उन लोगों के पास जिन्होंने सारी उम्र हमें लूटा है। सिर्फ ये होगा कि हमारी ये नस्ल जाया हो जाएगी, एक और नस्ल को फिर खड़े होकर एक नए इमरान खान को बनाना होगा। मैं समझता हूँ नए इमरान खान नहीं बनते, उम्मीद एक दफा बनती है और वो बन गई है। पूरी कौम को इमरान खान साहब के साथ मजबूती से खड़े होकर माफिया को जमी बोस करना होगा। वी हैव नो अदर। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगी आप सबसे पहले तो आवाम को एक चीज़ बता दें कि बजट तो आता है, हर साल आता है, लेकिन इसके बाद मिनी बजट लाने की ज़रूरत हुकूमतें क्यों महसूस करती हैं? ज़रा पहले इस बारे में समझा दें, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस पर बाद में बात करते हैं। देखिए, ज़िमनी बजट इसलिए आ रहा है कि हुकूमत टैक्सों की चोरी रोकने में नाकाम रही है, और जो बजट था वो बेमानी हो गया, इसलिए कि उसमें ये कहा गया था कि 570 अरब रुपया सूबे फाजिल देंगे, लेकिन वो तो पंजाब ने भी नहीं दिया, केपी ने भी नहीं दिया, तो 550 अरब का डेफिसिट तो यहाँ पर आ चुका था पहले ही। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि ज़िमनी बजट इसलिए लाया जा रहा है कि ये IMF की शर्त है। ये बिल्कुल गलत बात है। IMF तो ये कह रहा था कि आप अपने जो है ना एक्सपेंडिचर और इनकम में तवाज़ुन रखें, तो आपके सामने रास्ता था। अभी जो आपने सुनाया उसमें ये है कि जी और अल्टरनेट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ अल्टरनेट क्या है। अगर हुकूमत चाहती तो बग़ैर ज़िमनी बजट लाए IMF की शर्त पूरी हो सकती थी। वो नंबर 1 ये था कि जो 2019 में टैक्स, सर कैसे, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना आपको कि 2019 में एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई थी तहरीक इंसाफ, जिसमें दुनिया में सबसे कम शरह पर जो है माफ़ी दी गई थी, मगर उसमें कानून बना दिया गया था कि जो असासे मुल्क के अंदर चोरी के पैसे के हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, जिन्होंने उस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया, उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। वो कानून बना दिया था और वज़ीर आज़म इमरान खान का लफ्ज़ था कि हम क्रैक डाउन करेंगे। तो जिन असासों की तकलीफ वो तफसील हुकूमत के पास है, अगर उस पर कानून पर अमल करें तो चंद महीने में 900 अरब रुपया मिल सकता था। अच्छा। हुकूमत को ये फैसला करना था कि चंद लाख चोरों को सपोर्ट करना है या 22 करोड़ आवाम को। उन्होंने फैसला किया कि हम 22 करोड़ आवाम को पर बोझ डालेंगे, उन चंद लाख चोरों को पर हाथ नहीं डालेंगे जिन पर कानून पर के तहत हाथ डालना हुकूमत की इसका मतलब ये हुआ कि अब जो नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं इस मिनी बजट के जरिए, वो हम जैसे आप जैसे आम लोगों पर ये बजट नए टैक्सेस लगेंगे। मतलब कि हुकूमत ने टैक्सेस का टैक्स नेटवर्क नहीं बढ़ाना, ये दायरा कार नहीं बढ़ाना, नए लोगों को शामिल नहीं करना, हम जैसे आप जैसे जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर बोझ पड़ेगा। बिलाशुबा देखिए, हुकूमत के पास 2 चॉइसेस हैं। एक ये थी कि जो इनकम टैक्स चोरी हो रही है उनसे वसूल करें। वो चोरी हो रही है 5000 अरब रुपया इनकम टैक्स की मद में, वो नहीं, उसको टच नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आवाम से होते हैं उन पर लगा रहे हैं। अगर वो इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज करूंगा 100 डेज में, वो भी अगर आज नाफिज कर दें तो इनकम टैक्स जो चोरी कर रहे हैं जिनसे आप नहीं ले रहे उनसे लेंगे, लेकिन उस पर वो आज भी अमल करने के लिए तैयार नहीं है, आवाम पर टैक्स लगा रहे हैं। मगर एक बहुत ही मज़ा का खेज बात हुई है जो मैं आपको बता दूं, यानी हैरान कुन होगी, वो ये है कि कौमी सलामती पॉलिसी का एक ऐलान किया गया है कि जो पहली कौमी सलामती है उसका कंसेप्ट क्या है। उसका कंसेप्ट ये है कि दुनिया भर में अब ये बात हुई है कि शरह नमू कोई चीज़ नहीं होती, माशी तरक्की होती है। तो इसमें भी यही कहा गया कि सलामती और मईशत ये जुड़े हुए हैं। यानी जब सोवियत यूनियन टूटा था, जब हमें दुनिया को पता चल गया था कि सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ी क़ुव्वत थी फौजी, लेकिन उनकी मईशत कमज़ोर थी, करप्शन था, टैक्स की चोरी हो रही थी, वो टूट फूट गया। तो उस वक्त दुनिया ने ये कहा था कि अब हम माशी तरक्की होनी चाहिए, शरह नमू कोई चीज़ नहीं होती। हम शरह नमू
के लिए जो है वो टैक्सेस लगाते हैं, माशी तरक्की का क्या मतलब है? या ये जो आज उन्होंने पॉलिसी मंजूर की है जो कहते हैं कि इज्तिमाई दानिश है फौज की और सिविल की, उसमें यह है कि कौमी सलामती के लिए कौमी मईशत को मजबूत बनाएं और आम आदमी की हालत बेहतर बनाएं। तो उसका मतलब क्या है आपको पता है? इसका मतलब ये है कि गरीब और अमीर का फ़र्क कम होगा, महंगाई कम होगी, आम आदमी को पीने का साफ पानी मिलेगा, आम आदमी को तालीम की सहूलियात मैसर होंगी, आम आदमी को इलाज मुआवजा मैसर होगा, उसको इंसाफ मैसर होगा, उसको ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात मैसर होंगी। तो फिर ये एक टिपिकल मॉडल है ना जो लेकर आ रही है। इससे पहले वाली हुकूमतें भी यही करती रही हैं, पहले भी मिनी बजट आते रहे। इस हुकूमत के पास नया कुछ करने को है नहीं है या इनके पास ऑप्शन नहीं है? आपको क्या लगता है कि अगर ये मिनी बजट ना लेके आते उसके बावजूद IMF हमें $1 अरब की किस्त जारी कर देता? इसमें शुबे की कोई बात ही नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कि मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत में जमा कराया है, उसने एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, इनकम टैक्स में भी डिक्लेयर नहीं है, तो आपको क्या मुश्किल है कि उसको एक ख़त लिख देंगे जी 1 करोड़ रुपया आपका है, चोरी का है, इस पर आप टैक्स ले लें। वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो हल मौजूद था, मगर मैं जिसकी हिपोक्रेसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आप कौमी सलामती जो पॉलिसी लेकर आए हैं उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि आम आदमी की हालत बेहतर बनाई जाएगी, आम आदमी की आमदनी बेहतर होगी, गुर्बत कम होगी। तो एक दिन ये पास कर रहे हैं और उससे अगले दिन मिनी बजट ला रहे हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि दुनिया में बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है ना। तो फिर कौमी वो जो पॉलिसी है उसका मकसद क्या है? उसका तो ये मकसद था कि आम आदमी की हालत बेहतर होगी। आप मिनी बजट ला रहे हैं, इनकम टैक्स आप लेना नहीं चाहते, चोरी का जो असासे हैं, मुल्क की पनामाज जो हैं, उनसे आप टैक्स लेना नहीं चाहते, हालांकि उसकी तफसील आपके पास है। 900 अरब रुपया मिल सकते हैं, लेकिन ताकतवर तबके नाराज हो जाएंगे। मगर जो इस वक्त हिपोक्रेसी है वो ये है कि आप कौमी सलामती कमेटी जब ये बिल पास करती है कि आपको नई पॉलिसी लानी है तो पूरी माशी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा आपको। ये ऐसे नहीं होगा। आम आदमी की हालत कैसे बेहतर होगी? महंगाई कितने फीसद इससे और बढ़ जाएगी? फिर हमें पता है कि डॉलर भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, रुपए की कदर गिरती जा रही है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ये जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन कंट्रोल कैसे होगी? मिनी बजट तो ऑलरेडी एक बम गिराने जा रहे हैं आप, इसमें महंगाई कैसे इससे आप कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, अगले 6 महीने में हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करेगी। जब आप पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे, हर महीने बढ़ानी आपने 4 रुपए, हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो वो तो महंगाई तो होगी। अलबत्ता रुपए की कदर में मैं अब नहीं समझता कि कोई बड़ी कमी होगी, जितनी होनी थी फिलहाल हो गई। अब कुछ अरसे के लिए रुक जाएगा, लेकिन मसला जो पैदा होगा वो ये होगा कि अगले चंद महीनों में जून तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत को इस बात का पता है कि ये महंगाई बढ़ने वाली है, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं है। तो ये जो एतमाद का बुहरान पैदा हो रहा है और जो IMF के खाते में हर चीज़ को आप डाल रहे हैं, हालांकि ये IMF का शर्त नहीं है, हमारा अशराफिया को नवाजने का है, इसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर हुकूमत चाहे तो IMF की शर्त पूरी हो सकती थी बगैर मिनी बजट लाए, लेकिन ताकतवर तबके नाराज हो जाते जिसके लिए वो तैयार नहीं है। तो ये जो बड़ा मसला पैदा हो रहा है कि अभी तो दुनिया में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के जो बच्चे हैं उनका उम्र के लिहाज से कद कम होता है और कद के लिहाज से उनका वजन कम होता है, वो लागर और कमज़ोर होते हैं। 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अब जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर हमारा कानून ये है आइन का कि हर बच्चा स्कूल जाएगा 16 साल की उम्र का, हमारे 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। और इस साल आपने तालीम का बजट कम किया है, जो तहरीक इंसाफ का मंशूर था उसका आधा है। तो एक तरफ तो आप ये आवाम पे बजट लाके और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी हम जो है नई तालीम पॉलिसी ला रहे हैं सिक्योरिटी की, तो ये तो हिपोक्रेसी हो गई ना, इसका मकसद खत्म हो गया सर। तो ये बुनियादी चीज है कि महंगाई भी बढ़ेगी मगर एतमाद का बयान बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर माशर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।